शुरू करते हैं। ये मैंने आपके सामने स्क्रीन शेयर की है। ये पेज नंबर 19 के ऊपर एक छोटा सा थ्योरम है, और अगर आप खुद करना चाहें तो भी बड़ा आपके लिए आसान होगा। मैंने पहले ऑलरेडी शायद आपको बताया भी होगा, नहीं बताया तो मैं दोबारा इसके बारे में पढ़ देता हूँ। इस थ्योरम से पहले आपको दो तीन बातों का आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि काउंटेबल सेट क्या होता है और अनकाउंटेबल सेट क्या होता है। काउंटेबल सेट दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। अगर कोई फाइनाइट सेट भी है तो भी वो काउंटेबल है, और अगर वो इनफाइनाइट सेट है तो देखना पड़ेगा कि क्या वो डीन्यूमरेबल है कि नहीं। जो सेट काउंटेबल होता है उसमें दो ऑप्शन होते हैं, फाइनाइट सेट के और डीन्यूमरेबल सेट के। तो डीन्यूमरेबल क्या होता है वो मैंने आपको बताया था कि हर वो सेट जिसके बारे में ये पता चल जाए कि वो नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग बनाता है, तो हम कहते हैं कि वो डीन्यूमरेबल है। तो किसी भी सीक्वेंस के बारे में अगर आपको पता करना हो कि वो डीन्यूमरेबल है कि नहीं, तो ये थ्योरम उसका सबूत है कि हर सीक्वेंस जो होती है वो डीन्यूमरेबल होती है। सीक्वेंस अगर आपको कोई कहे कि डिफाइन करो, तो सीक्वेंस की डेफिनेशन है कि हर वो फंक्शन जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो, हर वो फंक्शन जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो, हम कहते हैं कि जनाब वो जो सीक्वेंस है, वो जो फंक्शन है वो सीक्वेंस है। फंक्शन इज अ सीक्वेंस whose domain is a set of natural numbers। तो अगर आपके सामने कोई सीक्वेंस आएगी तो आप जानते हैं कि ये इस तरह हम उसकी जनरल टर्म को लिखते हैं और इसकी ये टर्में होंगी A1 A2 A3 एंड सो ऑन। अगर हम साबित करना चाहते हैं कि इन सीक्वेंस के दरमियान और नेचुरल नंबर के दरमियान 1 1 की मैपिंग है, तो आप ये एक मैपिंग डिफाइन करें F, और उस मैपिंग में आपने क्या करना है कि देखें सीक्वेंस की टर्में हैं तरतीब से A1 A2 A3, और आपके लिए बड़ा आसान है क्योंकि मुकाबले में आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये जो हर सीक्वेंस की जो टर्म का इंडेक्स है, आप इसको जहन में रखें और फिर उसे कनेक्ट कर दें नेचुरल नंबर के साथ कि A1 का इमेज जो है 1 है, A2 का इमेज 2 है, A3 का इमेज 3 है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत आप साबित कर सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। तो फिर आपका फैसला होगा कि जनाब कोई भी अगर आपके सामने सीक्वेंस आ जाए तो वो एक डीन्यूमरेबल सेट की सीक्वेंस है, या वो एक डीन्यूमरेबल सेट है। तो ये बात हमने पहले भी शायद की होगी, आज दोबारा मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दिया। तो इसमें ये मैपिंग जो है आपको साबित कर देगी कि वो सीक्वेंस जो है वो डीन्यूमरेबल है। तो किसी भी सेट के लिए डीन्यूमरेबल होना जो है उसकी कसवटी ये है कि आपने उस सेट के एलिमेंट्स को नेचुरल नंबर के सेट के साथ कनेक्ट करना है 1 1 और आन राधे खुश। क्या हो गया पुत्र? अपना ना माइक कोशिश किया करें कि कनेक्ट होते ही ऑफ कर लें। आपकी जो एनर्जी है वो फिर पता चल जाती है कितने आप एनर्जेटिक हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो आगे वाला थ्योरम है वो भी इंतहाई आसान है कि जनाब अगर कोई सेट इनफाइनाइट सेट हो और खुद अगर वो डीन्यूमरेबल ना भी हो, तो उसके अंदर कोई ना कोई एक सबसेट जरूर ऐसा होगा जो डीन्यूमरेबल होगा। अगर
इनफाइनाइट सेट है और वो डीन्यूमरेबल नहीं है, तो उसके अंदर से एक सबसेट निकाला जा सकता है जो डीन्यूमरेबल होगा। तो चूंकि आपके पास ए एक इनफाइनाइट सेट है, तो उसके अंदर बेशुमार एलिमेंट्स होंगे, तो हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि जी A1 एक एलिमेंट है उस सेट का, और चूंकि वो जो सेट है वो इनफाइनाइट है, तो जब हम उस सेट में से वो एक एलिमेंट माइनस कर देंगे तो आंसर जो है वो फाई नहीं आएगा। अगर वो फाई आता है, यहाँ उसने फाई शो किया है, तो इसका मतलब ये है कि उस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट था, इसीलिए फाई आया। तो इसका मतलब ये है कि वो तो फिर फाइनाइट हो गया ना, मगर हमारा सेट इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब ये है कि एक एलिमेंट को कट करने से आंसर फाई नहीं आएगा। अब इसके बाद फिर हम इस सिलसिले को आगे करते हैं। हम कहते हैं कि एक और एलिमेंट जो है वो हम A2 ले लेते हैं, जो A1 के बराबर नहीं है, कोई और एलिमेंट है। तो A1 को छोड़ के अब उसी सेट से एक और मेंबर चूज करते हैं, उसका नाम हमने A2 रखा है। तो जब हम A1 और A2 को अलहदा करके सेट A में से माइनस करेंगे तो भी आंसर फाई नहीं आएगा, क्योंकि आंसर फाई आ गया तो फिर तो वो सेट फाइनाइट हो गया ना, कि उसमें सिर्फ दो एलिमेंट थे। तो इस तसलसल को हम जारी रख के इस तरह एक सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, जिसका नाम उसने सेट बी रखा है, और वो सेट बी सेट ए का सबसेट है। और इस कलेक्शन के ऊपर जो पिछला थ्योरम है उसके तहत हम साबित कर सकते हैं कि ये जो सेट बी है ये नेचुरल नंबर के साथ 1 1 और ऑन 2 की मैपिंग बनाता है, जिससे साबित हो जाएगा कि वो बी जो है वो डी न्यूमरेबल है, जो कि हमने निकाला है एक इनफाइनाइट सेट से। तो ये भी एक बच्चों वाली बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। मैं एक आखिरी बात कार्डिनल नंबर से पहले ये आपके सामने रखता हूं। ये भी बड़ा मजे का थ्योरम है, इसका मैंने चूंकि आज इस्तेमाल करना था इसलिए मैं आपके सामने रखने लगा हूं। जरा इसके अल्फाज पे गौर कीजिएगा। कहता है कि अगर आपके पास इस तरीके से A1 A2 A3 एंड सो ऑन पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट डीन्यूमरेबल सेट्स हैं, तो फिर साबित करें कि जब इन सब का आप यूनियन लेंगे तो वो भी डीन्यूमरेबल होगा। तो अगर मैं इनफरादी तौर पे इन तमाम सेट के ऊपर अलग-अलग से बात करूं, तो एक चीज तो आपको यहां से नजर आएगी कि जनाब अगर आप A1 का इंटरसेक्शन A2 से लेंगे तो वो फाई आएगा। क्यों? कि पेयर वाइज डिसजॉइंट का यही मतलब होता है। इसी तरीके से जब आप A2 का A3 से इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी फाई आएगा। तो हर दो सेट्स का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो फाई आएगा। इस पहली लाइन के अगर पहली लाइन की तशरीह करें तो उस तशरीह में एक ये बात आएगी। दूसरी बात जो उसने की है कि ये तीनों, ये जो जितने भी सेट्स हैं ये इनफरादी तौर पे डीन्यूमरेबल्स हैं। क्या मतलब? कि जो हर सेट है, अगर आप A1 को देखें तो वो भी नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग बनाता है, वो जो A2 है वो भी नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग बनाता है, और इस अमल को तमाम सेट के ऊपर लागू किया जा सकता है कि AI भी नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग बनाता है। अब अभी हमने जो जो एक थ्योरम छोड़ के पहला थ्योरम पढ़ा है, इससे आज पहले वाला थ्योरम जो ये कहता है कि जो सीक्वेंस होती है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की वो डीन्यूमरेबल होती है। तो आप इस स्टेटमेंट को अदल बदल करके भी पढ़ सकते हैं
कि जब आप ये कहते हैं कि फलां सेट डीन्यूमरेबल है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस सेट के एलिमेंट्स को आप सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिख सकते हैं। अगर कोई सेट डीन्यूमरेबल हो तो इसके लिए ये लफ्ज बोलना भी गलत नहीं है कि उस सेट के जो मेंबर्स हैं कैन बी रिटन एज अ सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। और इसी तरीके से सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो होते हैं वो डीन्यूमरेबल होते हैं। ये दोनों बातें आपस में लाजमो मलजूम हैं। तो इसी वजह से उसने फिर आपके सामने ये जो सेट कंसीडर किए हैं और जो डेफिनेशन दी है इन सेट्स के बारे में, उसको सामने रखते हुए हर सेट के बारे में ये देखिएगा कि उसने एक सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का तस्वर दिया है। A1, A2, A3 एंड सो ऑन, आखिर तक जितने भी हैं ये सारे के सारे सेट जो हैं ये सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे जो एलिमेंट का तस्वर है वो ये है कि अगर आपने पहला सेट लिया है तो उसके पहले सेट का पहला एलिमेंट है A11, उस सेट पहले का दूसरा एलिमेंट है A12, यानी उस सीक्वेंस के एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन इस तरह की है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरीके से जब आपने दूसरा सेट लिया है तो हर टर्म की जो पहली पोजीशन है वो उस सेट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, जबकि बाद वाले जो नंबर हैं वो उस सेट की सीक्वेंस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपने इन सब का यूनियन ले लिया, तो याद रखिएगा ये जो यूनियन है ये भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का है। और यहाँ पे अब डायरेक्ट नेचुरल नंबर के साथ उसने बाइजेक्टिव मैपिंग का यहाँ पे तस्वर नहीं लिया, बल्कि उसने n/n सेट लिया है जिसके साथ वो साबित करने लगा है कि ये जो यूनियन ऑफ ए आई है ये बाइजेक्टिव मैपिंग बनाता है। अब यहाँ जितने भी ये सेट्स हैं, अगर आप इन सेट्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को देखें तो जिस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है इन एलिमेंट्स को, आप हर एलिमेंट को ए आई जे की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि आई और जे के बारे में आप कह सकते हैं कि वो 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू आपने जितना भी रखना है। अगर आपने आई और जे को डिफरेंस देना है तो आप कह दें कि आई जो है वो 1 2 3 से m तक है और जो j है वो 1 2 3 से लेके n तक है। आप इस तरीके से भी तस्वर दे सकते हैं। तो ये जो आपके सामने नजर आ रही है आपको, ये जो चीज है ये कहलाती है काउंटेबल यूनियन ऑफ डी न्यूमरेबल सेट्स, क्योंकि आपके पास ये डी न्यूमरेबल सेट थे और फिर ये आपने उन सब का यूनियन लिया। तो इस यूनियन के लिए जो टर्म इस्तेमाल हुई है, ये देखिए यहाँ पे उसने दो अंदाज में इस थ्योरम का अंदाज बोला है, काउंटेबल यूनियन, यानी जिन सेट का हमने यूनियन लिया है वो सारे के सारे इनफरादी तौर पे काउंटेबल सेट्स हैं, क्योंकि डी न्यूमरेबल के लिए अल्टरनेटिव जो है वो बोला जाता है काउंटेबल। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ डी न्यूमरेबल सेट्स। तो जनाब अगर आप इस मैपिंग को सामने रखेंगे तो आप साबित कर सकते हैं कि ये मैपिंग 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। इस मैपिंग के बाद आप कहेंगे कि जनाब ये जो यूनियन ऑफ ए आई है ये इक्विवेलेंट है n क्रॉस n के, और शायद आपको याद हो कि ये जो n क्रॉस n है ये n के इक्विवेलेंट है, यानी ये भी डीन्यूमरेबल है। तो जब आप ये कहते हैं कि एक सेट दूसरे सेट के इक्विवेलेंट है, उस सूरत में अगर जो खूबी बी के अंदर है वही खूबी फिर ए में भी चली आती है, यानी अगर बी डी न्यूमरेबल है तो फिर ए भी डी न्यूमरेबल होगा, और अगर बी डी न्यूमरेबल नहीं है तो फिर ए भी डी न्यूमरेबल नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप इसको देख लेंगे। मैं इन थ्योरम्स के बाद आपको वापस लेके जाने लगा हूं पेज पे जहां हमने कार्डिनल नंबर्स के बारे में शुरू किया था। कार्डिनल नंबर्स के बारे में मैंने आपको कल बताने की कोशिश की थी कि अगर फाइनाइट सेट हो
तो उस फाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी के बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने वो कहना है कि उसकी जो एलिमेंट की तादाद है वही उसका कार्डिनल नंबर है। जैसे कि आपके सामने ये सेट ए लिखा है, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, जो इसमें एलिमेंट्स की तादाद है। मगर जब कोई सेट इनफाइनाइट होता है तो फिर उसकी कार्डिनैलिटी जो है वो हम क्या कहते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी कार्डिनैलिटी जो है वो इन्फिनिटी है। यानी कार्डिनैलिटी का तस्वर इन्फिनिटी के साथ नहीं है। कार्डिनैलिटी का यहाँ पे जो तस्वर है वो एक अलामती तौर पे सिंबॉलिकली एक रिप्रेजेंटेशन है कि जनाब हमने नेचुरल नंबर के सेट की जो कार्डिनैलिटी है वो रखी है अल्फा, तो आज के बाद हर उस सेट की कार्डिनैलिटी भी अल्फा होगी जो नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से कुछ सेट ऐसे भी हैं, जब हम डीन्यूमरेबल की बात करते हैं तो नॉन डीन्यूमरेबल भी दरमियान में आता है। तो दो ही कैटेगरी बनती है। अगर हमने सिर्फ डीन्यूमरेबल और नॉन डीन्यूमरेबल बोलना है तो दो ही क्लासेस बनेंगी। तो ऐसी क्लासेस जिसमें सेट डीन्यूमरेबल हो तो हम उसकी जो कार्डिनैलिटी है अल्फा बोलते हैं, और जो नॉन डीन्यूमरेबल है और वो इनफाइनाइट है तो हम कहते हैं कि उसकी कार्डिनैलिटी सी है। तो जितने भी नॉन डीन्यूमरेबल या अनकाउंटेबल सेट्स हैं उनके लिए कार्डिनैलिटी जो है वो सी इस्तेमाल होगी। जबकि नेचुरल नंबर्स की कार्डिनैलिटी एक मजाज क्या इस नाम है, इस मजाज के तहत इसकी कार्डिनैलिटी का हम बोलते हैं अल्फा है। या मैंने शायद आपको बताया था कि एक ये भी सिंबल इस्तेमाल होता है एन नॉट। तो मैं कुछ चीजें आपको बताने लगा था कि जब हम कार्डिनल नंबर्स को ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके पीछे क्या लॉजिक है। तो देखिएगा कि अगर आपके सामने यूनियन आता है तो कार्डिनल नंबर्स में यूनियन का तस्वर है एडिशन। यानी ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी बराबर होती है ए की कार्डिनैलिटी प्लस बी की कार्डिनैलिटी। और अगर कहीं उल्टा लिखना पड़े कि जनाब ए की कार्डिनैलिटी प्लस बी की कार्डिनैलिटी लिखी हो तो आप इसे लिखेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन यूनियन बी। और यहाँ ये जरूरी है इस बात के बारे में बताना कि ये जो ए और बी सेट हैं ये पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स हैं। ये पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट होने चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन में जस्ट आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। जो ही कोई दो सेट्स के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो मुकाबले में आपने उनकी कार्डिनैलिटी को मल्टीप्लाई करना है। इस हवाले से हमने कुछ बातें की थी, आपने उम्मीद है कि वो पढ़ी होंगी। मैं यहाँ पे चला गया हूँ, ये देखिएगा यहाँ आ गया। ये 3-4 लाइनों का थ्योरम है। साबित करें कि जैसे हमने अभी कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि अल्फा में अल्फा ऐड करें तो अल्फा आता है। तो अगर ये तसलसल ज्यादा हो जाए अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा सो ऑन, तो वो भी अल्फा के बराबर होता है। साबित करें। तो 20 नंबर पेज के ऊपर एक थ्योरम था जो मैंने अभी पढ़ा कि काउंटेबल यूनियन ऑफ डीन्यूमरेबल पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स का यूनियन काउंटेबल होता है, डीन्यूमरेबल होता है। वो लॉजिक वो थ्योरम यहाँ इस्तेमाल करें। यानी जब मैंने बोला कि मेरे पास एक सीक्वेंस है डीन्यूमरेबल सेट्स की, तो इसका मतलब ये है कि हर सेट की कार्डिनैलिटी अलग-अलग अल्फा के बराबर है, क्योंकि ये सारे सेट इंडिविजुअली एन के इक्विवेलेंट हैं। तो हर एक की जो कार्डिनैलिटी है वो अल्फा है। अब जब इनका यूनियन लिया तो यूनियन भी एन की इक्विवेलेंट है। अभी आप पेज नंबर जाइएगा 20 पे, तो वहां आप देखेंगे कि इनके दरमियान जो मैपिंग डिफाइन की गई है वो ये वाली है। एन क्रॉस एन के साथ उसने इसको इक्विवेलेंट साबित किया है, और उसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से हम कहेंगे कि वो एन के इक्विवेलेंट है।
तो कहने का मतलब ये है कि यूनियन ऑफ ए आई का कार्डिनल नंबर एन के कार्डिनल नंबर के बराबर है। क्यों भला? क्योंकि ये आपस में इक्विवेलेंट है। तो जो नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट होता है उसकी जो उसका कार्डिनल नंबर नेचुरल नंबर के कार्डिनल नंबर के बराबर होता है। अब इस यूनियन ऑफ ए आई पे आप इनफरादी तौर पे देखें यूनियन है, यूनियन का लिंक है कार्डिनल नंबर्स में एडिशन के साथ। तो आप लिखेंगे कि एक्चुअली ये जो यूनियन है, और यहां आप एक चीज गौर करेंगे कि ये जो मैंने सेट लिए हैं ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है। तो आगे आप लिखेंगे जनाब, इसमें फिर आप के A1 की कार्डिनलिटी जो है प्लस A2 की कार्डिनलिटी, और इसी तरीके से आप बढ़ते जाएंगे और चलते जाएंगे आगे, तो वो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी जो कि अल्फा के बराबर है लिखी जाएगी। फिर इनफरादी हैसियत में आपने इन सब की कार्डिनलिटी अलग-अलग भी लिख देनी है, अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो आंसर आपका अल्फा आ जाएगा। अब जो मैं छोटे से दो थ्योरम करूंगा उसके बाद आपको ज्यादा समझ आएगी। मैं इस थ्योरम को, उम्मीद है आपको ये सारा कुछ समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर आपने दरमियान में कोई बात पूछनी हो तो मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाई करूं। ये जरा देखिएगा थ्योरम आपके सामने जो आया है, इसके दो पार्ट हैं। कहता है अल्फा कार्डिनल नंबर है नेचुरल नंबर्स का, तो फिर ये साबित करें अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 इज अल्फा एंड अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा। मैं इस दूसरे पार्ट को पहले करता हूं, और जो ही जब मैं दूसरा पार्ट शुरू करूंगा तो आपको फौरन बात समझ में आ जाएगी कि सर चूंकि यहाँ एडिशन है तो इसका मतलब ये होगा कि इसके बैकग्राउंड में जो हमने अमल करना है वो यूनियन का है। और जब आप मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कार्डिनल नंबर्स के बैकग्राउंड में जो आप प्रोसेस करेंगे वो दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। जरा नोट कीजिएगा, मैं आपको पहले दूसरा पार्ट करवाता हूं, ये देखिए, और यहीं पे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही लिया, नेचुरल नंबर्स है और इसकी कार्डिनलिटी अल्फा है, और मुकाबले में आपने एक सेट ए लिया है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, और एक एलिमेंट की वजह से फाइनाइट सेट होने की वजह से इसकी कार्डिनलिटी 1 है। तो हमने ये जो नंबर लिया है ये नेचुरल नंबर से डिफरेंट लिया है, यानी अगर मैं यहाँ 1 2 3 4 ले लेता तो मेरा मसला हल नहीं होना था, और मैंने नेचुरल नंबर के साथ एक ऐसे सेट को कनेक्ट करना है जो डिसजॉइंट भी हो। तो अगर आप ए और एन को गौर से देखें तो ये दोनों सेट डिसजॉइंट हैं, और जब मैंने इनका यूनियन लिया तो ये बना 0 1 2 3 एंड सो ऑन। मैं साबित करूंगा कि जो एन यूनियन ए है, एक तरफ ये सेट और एक तरफ नेचुरल नंबर का सेट, ये आपस में इक्विवेलेंट हैं। अगर ये सेट आपस में इक्विवेलेंट हो गए तो फिर मैं बोलूंगा कि दोनों की फिर कार्डिनलिटी जो है वो भी बराबर है। कार्डिनलिटी दो सेट की तब बराबर होती है जब वो दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट हो। तो इस सूरत में जब मैं ये साबित कर लूंगा कि ये आपस में इक्विवेलेंट है तो इनकी कार्डिनलिटी बराबर हो जाएगी। तो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी आपको पता है अल्फा है, और चूंकि अब यहाँ पे यूनियन है तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी प्लस ए की कार्डिनलिटी, और दरमियान में एडिशन इसलिए आया कि सेट्स के दरमियान यूनियन है, और सेट भी ऐसे लिए हैं जो डिसजॉइंट हैं। तो एन का जो है कार्डिनल नंबर अल्फा लिख लेंगे, और ए का कार्डिनल नंबर जो है वो आपने 1 लेना है, और दूसरी तरफ वो अल्फा के बराबर है। तो साबित हो जाएगा कि अल्फा प्लस 1 अल्फा के बराबर है। अब आपने जो ये जो मैपिंग डिफाइन करनी है ये कैसे करेंगे, यानी ये जो मैपिंग ली गई है ये देखिए, इस पर गौर कीजिएगा, आपको जरूर समझ आएगी कि एक तरफ आपके पास कलेक्शन है इन नंबर्स का जीरो से लेके ऑनवर्ड, और एक तरफ है नेचुरल नंबर्स। अगर कोई आपसे कहे कि इनको आपस में कनेक्ट करें तो आप कहेंगे कि जीरो का इमेज 1 है, 1 का 2 है, 3
2 का 3 है, 3 का 4 है। और इसे जनरलाइज करते हुए बोलेंगे कि अगर एक तरफ x है तो मुकाबले में आपके पास x प्लस 1 है। जब ये मैपिंग लेके आप दोनों सेट्स के दरमियान 1 1 और R2 को साबित करेंगे तो वो साबित हो जाएगा। ठीक है जी, यही उसने यहाँ पे वो मैपिंग ली है साबित करने के लिए कि दोनों सेट्स आपस में इक्विवेलेंट हैं, कि fx इज इक्वल टू x प्लस 1। तो इसके बाद देख लें वही बातें जो उसने मैंने आपको पहले बताई हैं, उन्हीं का जिक्र दोबारा से उसने करके ना इस बात को खत्म किया है। ये देख लें। अब मैं वापस ऊपर जो पहला पार्ट है उसकी तरफ जाता हूं जिसमें मल्टीप्लाई करना है। वहां पे भी देख लें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में सेट के दरमियान डिस्टेंट होने का ऑप्शन जो है वो अहमियत नहीं रखता मल्टीप्लिकेशन में। तो आप देखें कि यहाँ पे आपके पास एक n है और यहाँ मुकाबले में a जो है उसमें भी उसने जो मर्जी ले लें, 1 ले लें या कोई और नंबर ले लें, डिफरेंट नंबर भी लिया जा सकता है, a भी लिया जा सकता है, कुछ ले लें, कोई मसला नहीं। तो जब आप n क्रॉस a लेंगे तो उसमें पेयर्स होंगे, आर्डर पेयर होंगे। और आर्डर पेयर में जाहिर बात है कि पहले नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स आएंगे और फिर उसके बाद सेट ऑफ जो ए सेट है उसके मेंबर आएंगे। तो अब आपके सामने यानी एक तरफ आपके पास ये फिक्स्ड आर्डर पेयर है जिसमें y कोऑर्डिनेट परमानेंट 1 रहेगा और दूसरी तरफ नेचुरल नंबर्स हैं। अगर नेचुरल नंबर्स को आप x से रिप्रेजेंट कर दें तो फिर आप x1 को x में मैप करेंगे। देख लें, ये यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि इस x1 आर्डर पेयर को उसने x में जो है वो मैप करवाया है। मैं दोबारा आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जब आप n क्रॉस a में पहला एलिमेंट लेंगे तो वो 1 1 होगा, दूसरा लेंगे तो वो 2 1 होगा, तीसरा लेंगे तो वो 3 1 होगा, इसी तरीके से चौथे में लेंगे तो वो 4 1 होगा। जबकि दूसरी तरफ नेचुरल नंबर्स हैं तो पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है। तो 1 1 को 1 में मैप करें, 2 2 को 2 में मैप करें, 3 3 को 3 में मैप करें, 4 4 को 4 में मैप करें। तो इस मैपिंग के तहत आप साबित कर सकते हैं कि n क्रॉस a जो है वो नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट है, 1 1 और 2 की मैपिंग बनाता है, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि फिर इसका कार्डिनल नंबर जो है n क्रॉस a का वो n के बराबर है। ये आपके सामने लिखा हुआ। तो n क्रॉस a का जो कार्डिनल नंबर है वो उनके इंडिविजुअल कार्डिनल्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा और फिर अल्फा इंटू 1 इज इक्वल टू अल्फा के बराबर आंसर आएगा। आपने कोई बात पूछनी है यहां तक? हाँ जी, कोई बात पूछनी है जी? नो सर। अच्छा जी, ये जरा एक नई चीज है, इस थ्योरम पे आ जाए। ये जो c है ये नेचुरल नंबर का कार्डिनल नंबर नहीं है, ये उन सेट के कार्डिनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है जिसकी जो नॉन डिन्यूमरेबल हैं, जो अनकाउंटेबल सेट्स हैं। तो जिस तरह बहुत सी बातें आपने अल्फा की पढ़ी हैं उसी तरह यहाँ पे भी वैसी ही बातें आपको नजर आएंगी। और ये जो अनकाउंटेबल सेट्स होते हैं जो डिन्यूमरेबल नहीं होते, उनका जो कार्डिनल है आपको जहां पे भी किसी भी अच्छी फॉरेन ऑथर की बुक आपको मिलेगी वहां पे उसने सी से ही रिप्रेजेंट किया है। सर अगर किसी दूसरे सेट को नेचुरल नंबर के साथ बाय डिन्यूमरेबल प्रूव करना हो तो क्या नेचुरल नंबर को डोमेन में रखेंगे या रेंज में? आपकी मर्जी है। यानी इसी मिसाल के तौर पे आपने नेचुरल नंबर्स को सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए चेक करना है।
तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जनाब एफ आई इज इक्वल टू ए आई, यानी मैंने डोमेन में नेचुरल नंबर्स रखे हैं और रेंज में सीक्वेंस के। और अगर आपने उल्टा करना है, यानी एफ ए आई इज इक्वल टू आई करना है, तो भी गलत नहीं है। एक बात याद रखिएगा, जब दो सेट्स के दरमियान बाइजेक्टिव मैपिंग जब आप साबित कर देते हैं, तो बाइजेक्टिव मैपिंग जो होती है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के तहत वो होल्ड करती है, उसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसलिए अगर सेट ए बी के इक्विवेलेंट आपने साबित कर दिया है, तो अंडरस्टूड है कि बी सेट बी ए के इक्विवेलेंट है। बेशक आप बी को ए के इक्विवेलेंट साबित ना करें, मगर ये एक प्रॉपर्टी है कि वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपने नेचुरल नंबर्स को ही हमेशा पहले रखना है। आप बेशक जिस सेट को डीन्यूमरेबल साबित करना चाह रहे हैं, आप बेशक उसको पहले रख के नेचुरल नंबर्स को बाद में रख लें। और आपने देखा होगा कुछ सवालों के अंदर कि जब आप किसी सेट को डीन्यूमरेबल साबित करते हैं, तो कई जगहों पे डायरेक्ट उसे नेचुरल नंबरों के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए चेक नहीं किया जाता, बल्कि किसी और सेट के साथ भी किया जा सकता है, जिसके बारे में आपको कंफर्म हो कि वो सेट नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट है। जैसा कि अभी जो मैंने मिसाल दी शुरू में, कि अगर आपके पास एक काउंटेबल यूनियन ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स है, यानी यूनियन ऑफ ए आई है, तो आपने जब इसे साबित किया कि ये डीन्यूमरेबल है, तो डायरेक्ट नेचुरल नंबर के साथ इसे कनेक्ट नहीं किया, बल्कि इसे n बाई n के साथ कनेक्ट किया। और उसके बारे में हम जानते हैं कि n बाई n फिर n के साथ इक्विवेलेंट होता है। तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा नेचुरल नंबर के साथ डायरेक्ट उसको कनेक्ट करें, आप उसके मुकाबले में किसी और आसान सेट को भी लेके जो कि नेचुरल नंबर के साथ डीन्यूमरेबल हो, बाइजेक्टिव मैपिंग बनाता हो, उसे भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ ये बात जरूर याद रखिएगा कि कभी कभी अल्फा की बजाय वो एन नाट का इस्तेमाल करता है, तो एन नाट भी अल्फा ही की मुतबादिल जो है रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें दोनों में आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये दोनों के दोनों कार्डिनलिटीज कहलाते हैं नेचुरल नंबर के, या हर उस सेट के जो कि नेचुरल नंबर के साथ डीन्यूमरेबल है। जबकि ये जो सी है, इसे हम स्पेशली एक टर्म के लिए, एक टर्म इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, पावर ऑफ कंटिन्यूम। पावर ऑफ कंटिन्यूम मीन द कार्डिनलिटी ऑफ अनकाउंटेबल सेट्स, यानी इस पेज के ऊपर या इस पेज से थोड़ा सा आगे जहां भी सी का इस्तेमाल होगा, वहां उन सेट्स का जिक्र होगा जो कि अनकाउंटेबल हैं। जैसे रियल नंबर का सेट भी अनकाउंटेबल है, इरेशनल नंबर्स भी अनकाउंटेबल हैं, और जितने भी इंटरवल्स हैं 0 1 या इस तरह के कुछ और जो आप खुद भी सोच सकते हैं, चाहे वो ओपन है, चाहे वो क्लोज्ड है, चाहे सेमी ओपन है, ये सारे इंटरवल्स भी अनकाउंटेबल हैं। लिहाजा इनके भी कार्डिनलिटी को हम हमेशा सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जब सी के लिए एडिशन की जो क्राइटेरिया को देखा गया, तो उसमें आपको यहाँ अब नेचुरल नंबर्स या डीन्यूमरेबल सेट नजर नहीं आएंगे, आपको वो चीजें नजर आएंगी जिनकी कार्डिनलिटी जो है वो सी है, जो अनकाउंटेबल सेट्स हैं। तो चूंकि अब आखिरी मिनट शुरू हो गया है, तो मुश्किल होगा आगे जाना, तो अगर आपने कोई और बात पूछनी है तो पूछ लें, और बाकी पर नेक्स्ट हम कर लेंगे। जी सर, शुक्रिया। कुछ पूछना है जी? ये देखें आपके सामने आप सब दोस्तों के नाम और रोल नंबर मौजूद हैं, यही आपकी अटेंडेंस है मेरे पास, और इसे मैं सेव कर लूंगा, तो इंशाल्लाह ताला ये फिर आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।